अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स किए थे बायनोमियल थ्योरम और कम्बिनेटरल आइडेंटिटीज की थी और प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के थे। मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज हमने उसको डिस्कस किया था एक्सरसाइज के थ्रू। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स और द मल्टीनोमियल थ्योरम। अब पहले हम पढ़ लेते हैं मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। जी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे फ्री स्पेस है। जो हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, वो डिस्क्राइब करता है हाउ टू एक्सपेंड अ पावर ऑफ अ सम in terms of powers of the terms in that sum. It is a generalized of the binomial theorem from binomial to multinomial. मल्टीनोमियल थ्योरम जो है ना, वो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। जैसे कि जो बाइनोमियल थ्योरम है हमारे पास, वो है हमारे पास जी ए प्लस एक्स इज इक्वल है पावर टू। इसको जब हम ओपन करते हैं वो आपको पता है। अब जो मल्टीनोमियल है वो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज्ड क्या होता है? सिंपली सिंपली जनरलाइज्ड ये होता है कि कोई भी आपके एक तो जो टर्म है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये हम कर रहे हैं, ये सिर्फ दो टर्म के लिए, ठीक है। ये दो के लिए स्पेसिफिक है, इसमें तीन कर सकते हैं मैक्सिमम। तीन को हम दो टर्म्स को एक इक्वल कर सकते हैं, एक इस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं। अब इसके अलावा इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं, तीन नहीं, हम इसमें तीन से ज्यादा टर्म्स नहीं हम कर सकते। लेकिन जो मल्टीनोमियल है उसमें हम तीन से ज्यादा टर्म्स को कर सकते हैं, वो जनरलाइज्ड है। और लाइक हम इसमें किस तरह से हम उसमें ज्यादा सारी टर्म्स को कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास टर्म्स है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn, तो यहाँ पर हमारी ये सारी जो टर्म्स है इनको, इनकी पावर है n, तो इनको हम लिखेंगे n एन इंटू जो इनके साथ जो टर्म पावर्स आएंगी उनके जो फैक्टोरियल्स होंगे हम उनको लेके करेंगे, मतलब इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जो बनाएंगे। ये एक मिनट, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। समीशन के वन प्लस के टू प्लस सो ऑन प्लस के एन इज इक्वल है एन वन एन, और जो हमारे पास ये टर्म्स होंगी के वन के टू कोमा के थ्री कोमा के फोर कोमा सो ऑन के एन तक, ये टर्म्स क्या होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तब हमारे पास देखें, हमने कहा के वन के टू सो ऑन, ये वो टर्म्स हैं जिनको हमने एन के इक्वल किया है। ये के वन के टू असल में है क्या है? ये हमारी एक्स की जो पावर्स हैं वो हैं, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वन वन के वन, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इसको हम करेंगे किस तरह से, के वन के टू सो ऑन के एन, और ये जो है आपने सिंबल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट का सिंबल है एक्स टी के आईज, और टी इज इक्वल है वन टू एम। अगर हमारे पास ये जो टर्म है एम है, मीन्स के हमारे पास वो सारे के सारे एक्स जो जिनके एक्स टी, जैसे कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो ऑन एक्स एम, ये जो टर्म्स है हमारी, ये सारी टर्म्स और जो इनकी पावर्स हैं वो हमारी के आईज हैं, इन सभी का प्रोडक्ट, और उसके साथ हमारे पास जो इनकी पावर्स हैं वो, और उसकी पावर के ऊपर हमारा जो पावर का सम है, ये इज अ मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये जो टर्म है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, और ये जो टर्म है ये आपके पास मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट है। अब ये सेम इसी तरह से होगा जिस तरह से हमारा बाइनोमियल का चल रहा है, सारा यहाँ पर सेम ही मल्टीनोमियल के लिए आ जाता है। चलिए जी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन लिस्ट, कि आपने जो इसकी एक्सपेंशन, जैसे हमने ड्रॉ की है, एक्सपेंशन ड्रॉ करते हैं, हमने उस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म बतानी है, लेकिन वो टर्म वो एंड से होनी चाहिए, स्टार्टिंग से फिफ्थ नहीं चाहिए हमें, वो टर्म एंड से चाहिए। देखिए हम इसकी टर्म्स टोटल कितनी बननी है, ये हमारे पास 13 है।
हम अगर इसकी 13 की लेते हैं, 13 से हमारी n+1 टर्म्स बनती हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी बन जाएंगी 14। तो हमें फिफ्थ टर्म चाहिए एंडिंग से, मतलब 14, 13, 12, 11, 10। तो ये हमारी 10th टर्म बनेगी जो एंडिंग से हमें मिलेगी। ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक और मेथड दिया गया है जिस तरह से इसको मैथमेटिकली किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल बता दिया ना कि ये किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा मैथमेटिक्स की जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया, नोट इफ वी वांट टू फाइंड सम स्पेसिफाइड टर्म फ्रॉम द एंड, देन काउंट द टर्म्स फ्रॉम द एंड आफ्टर एक्सपेंशन। टू फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम द एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला एज। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे mth टर्म के लिए फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, वो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी पावर n। ये आपके पास जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा एक्सपेंशन, जिसको हमने जिसकी टर्म फाइंड करनी है, वो n माइनस m प्लस 2 टर्म, टीएथ टर्म। n हमारे पास देखिए n हमें गिवन है, n जो टर्म टोटल है हमारे पास वो है, m जो हमने फाइंड करनी है, और 2 जो है वो एज इट इज में ऐड होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो अबव दिया गया है, वी ऑब्जर्व दैट n इज इक्वल है 13 और m इज इक्वल है 5। फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। ठीक है, फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, 13 माइनस 5 प्लस 2 ट्वेल्थ टर्म, तो ये 10th टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब 10th टर्म, अब हमें वैसे भी पता चल गया कि जब हम एंडिंग से फाइंड करते हैं 14, 13, 12, 11 और 10, ये 10th जो टर्म है ये हमारी एंडिंग से फिफ्थ टर्म बनती है। अब 10th टर्म को जब आप फाइंड करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, 10th टर्म को पूरी को फाइंड करना है, उसके कोएफिशिएंट पे कंडीशन नहीं है, उन्होंने कहा पूरी टर्म को फाइंड करना है। अब 10th, अब हमें टर्म का जनरल फॉर्मूला आइडिया है कि हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इसके क्वेश्चंस किए हैं लास्ट लेक्चर में। तो कंपेयर विद a प्लस बी, अब हम इसको जनरल से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास देखें a प्लस बी पावर n, a आपके पास x है, b आपके पास y दिया गया है, और n जो है वो 13 है, और हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, मतलब r हमारे पास क्या होगा 9 होगा। 10th टर्म इसी तरह से होती है r प्लस 1। Using the general term formula tr plus 1 into n over r a power n minus r into b power r, we have, अब हम r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पे n की, और a और b की वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें गिवन है, शो दैट द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n इज दिस। कि हमारे पास जो टर्म है जिसमें x पावर n इन्वॉल्व होगा, उसकी हमने एक्सपेंशन करनी है, और x पावर n टर्म की जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ये वाला टोटल इस तरह की फॉर्म में आंसर चाहिए, ये हमने ये चीज शो करनी है। सिचुएशन पे आते हैं, तो कंपेयर विद ए, अब हम इसको जब हम इसको जनरल से कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज गिवन आएंगी, ए इज इक्वल है 1, बी इज इक्वल है x, और n इज इक्वल है 2 है। यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला, हमने जब जनरल टर्म फॉर्मूला हमें गिवन दिए, उस जनरल टर्म फॉर्मूला में हमने पुट किया a को 1 की जगह पे, b को x और n को 2n हमने पुट कर दिया। अब r जो है, क्योंकि r अभी हमने फाइंड करना है, देखिए r हम नेक्स्ट टर्म में पुट करेंगे, क्योंकि हमें r क्या चाहिए, हमें r चाहिए n। हमारे पास जो टर्म हमें x की फाइंड करनी है वो टोटल n है, हम r को n पुट करेंगे, वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। देखिए, टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर n पुटिंग r इज इक्वल टू n, वी गेट r को n की जगह पुट करने के बाद देखिए हमें जो टर्म मिल रही है tn प्लस 1 2n 1 पावर 2n माइनस n x पावर n 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू x पावर n। देखिए इसको सॉल्व करने से देखिए n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है। अब n फैक्टोरियल को यहाँ तक हमने इसको लेके कहाँ तक जाना है, पहले तो हमने जहां तक लेके जाना है हम उसको देखते हैं, फिर उस लिहाज से इसको लेके चलते हैं। देखिए हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है कि डिनोमिनेटर में हमें n फैक्टोरियल चाहिए और नोमिनेटर में हमें ये टर्म्स चाहिए। अब डिनोमिनेटर में डबल टाइम हमारे पास आ रहा है, तो एक को ओपन कर देते हैं, एक को हम एज इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक चाहिए। तो हम एक को ओपन कर देंगे, एक हमने n फैक्टोरियल जो है ये टर्म ओपन कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर में है वो भी 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल टर्म जब हम इसको ओपन करेंगे ये किस तरह से होगी, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, और ये जाएगी हमारी 2 3 2 1 तक। ठीक है, इस तरह से। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं n n माइनस 1 n n माइनस 2 और 2 1, ये टर्म्स 2n, और यहाँ पे n फैक्टोरियल और 2 पावर n। नेक्स्ट सेकेंडली,
नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये जो टर्म्स जा रही थी हमारी, हमने इसमें से इवन और ऑड टर्म्स को अलग अलग कर लिया। इवन टर्म्स अलग कर लिए, और टर्म्स अलग कर लिए। जो इवन टर्म्स हैं हमारी वो ये हैं। अब इवन टर्म्स में से देखें, इवन टर्म में से आप जो है वो 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 पावर n को हमने कॉमन कर लिया इवन टर्म में से। और टर्म जो है वो एज इट इज आ रही है, एज इट इज 2n-1 2n-3 और ये 5 3 2 1। 2 पावर n जो है इस ये, क्योंकि ये भी हमें टर्म चाहिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कॉमन, टेकिंग कॉमन 2n कॉमन, हमने ऑल इवन टर्म में से ले लिया है, तो ये लिविंग हमारे पास होगा n n-1 n-2 सो ऑन। अब ये जो टर्म हमने n फैक्टोरियल वाली ओपन की थी, ये और नोमिनेटर की टर्म्स बिल्कुल सेम हो गई हैं, तो ये सारी टर्म्स जो है ये नोमिनेटर की इन टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये आ जाएंगी। और इसी तरह से भी देखिए, अब इन्हीं टर्म्स को अरेंज कर दिया गया है, जो 2 पावर n है वो एंडिंग पे, x पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू दिस, इसी को अरेंज करके 1 3 5 इंटू 2n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किया गया मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए। जैसे कि मल्टीनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि 2 से ज्यादा होंगे। बायनोमियल जो है वो 2 के लिए यूज हो रहा था, लेकिन जो मल्टीनोमियल है ये जनरल है, इसमें हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सो ऑन भी हो सकते हैं। इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई प्लस z पावर 7, find the coefficient of x, y and z power 5। z की पावर हमें 5 गिवन है, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, और टोटल जो है आपके पास जो n है वो आपको 7 गिवन है। हमने कोएफिशिएंट फाइंड करना है इस टर्म के साथ का, जैसे कि हम जनरल टर्म फॉर्मूला से करते थे। यहाँ पर हम जनरल टर्म फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि 3 टर्म्स है और ये मल्टीनोमियल है, ये बायनोमियल नहीं है। In the expansion of x plus y plus z power 7, there are 3 variables and n is equal to 7. The sum of all exponent of all variables in each term of expansion will be 7. हमने जो टर्म्स सेटिंग लगानी है वो इस तरह से करनी है x और y की वैल्यूज को, कि इनका सम जो है वो हमारे पास 7 आएगा, और हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। व्हेन वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, वी टेक n इज इक्वल टू 7, n1 जो है यहाँ पर, जैसे मैंने फॉर्मूले में k1 k2 यूज किया था, यहाँ पर n1 n2 n3 है। n1 आपके पास 1 है, n1 हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है, n2 हमारे पास y की वैल्यू, और n3 z की वैल्यू है। जो z की पावर्स गिवन है नहीं, ये वो वाली पावर्स आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम जो है हम उसको यूज करेंगे। थस द टर्म इन्वॉल्विंग दिस वी हैव 7। जैसे कि मल्टीनोमियल का थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, n k1 k2 k3 सो ऑन kn। इसी तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, n n1 n2 n3, तो ये हमने उनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी है, तो ये 7 1 1 5। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है कोएफिशिएंट को हम ये, हमारे पास जो है इसको ओपन करने का मेथड जो है वो हमारे पास 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। अगर मैं आपको जनरल को करके दिखाऊं तो वो ये इस तरह से होगा, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। अब हम 1 बाय 1 इसको देखें, इजीली सॉल्व करने का मेथड जो हमारे पास आएगा, 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ, हमने डिटरमाइन करना है कोएफिशिएंट, किसके कोएफिशिएंट को, x y और z पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, टोटल पावर है 4। इट मीन्स यहाँ पर टोटल जो है वो 4 है, और z की पावर 2 होगी, तो y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ओमेगा की पावर नहीं गिवन है, तो ओमेगा की पावर क्या होगी, वो डेफिनेटली 0 होगी। अब हम फाइंड करते हैं इसका, हमने कोएफिशिएंट फाइंड करना है, और सेम इसका कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीनोमियल थ्योरम से होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 टर्म्स है, इसके अंदर 2 टर्म्स इंक्लूड नहीं है। तो x y and z square in the expansion of omega plus x square plus y square plus c power 4 in the expansion of omega plus x plus y plus z power 4, there are 4 terms in the multinomial, and expansion is 4, so n is equal to 4. The sum of exponent of all term in each term of expansion is will be 4। तो जो हम सम करेंगे इन सारी टर्म्स का, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो 4 आना चाहिए।
To find the term involving x, y, z square, find this. We take n, हम ले रहे हैं टोटल 4, n1 0, n2 1, n3 1 और n4 2. Thus the term involving this is equal to this. अब आपके पास जो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है वो उसको सॉल्व करने से आपको इजीली मिल जाएगा. इसमें भी सेम उसी तरह से जब हम 4 फैक्टोरियल ऊपर करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो टर्म है वो आ जाएगा. इसके पार्ट नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का. वो भी सेम इसी मेथड से होगा. उसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं हमें और इसकी जो टोटल पावर n दिया गया है वो आपको 8 दिया गया है और ये पावर्स हमें गिवन है कि ओमेगा क्यूब होगा, x स्क्वायर होगा, y पावर 1 होगी और जो z है वो आपके पास 2 होगा. इसीलिए यहाँ से देखिए हमने वैल्यूज को सेट किया. n इज इक्वल 8, n1 3, n2 2, n3 1 और n4 जो है वो 2 है. तो इनके अब यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट चीज आ रही है वो ये आ रही है कि अब इनमें जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसके अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो सिंगल नहीं है, उनके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट दिया गया. जैसे ओमेगा के साथ 2 है, y के साथ 3 है और w z के साथ आपके पास -2 है. अब ये माइनस जो है ये एज इट इज हमने इनके साथ लिखना है. जब हमने कोएफिशिएंट बनाना है तो ये भी तो सेम आएंगे. बस हमने क्या करना है ओमेगा x और y और z को यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है. देखिए अब हमने जब इस टर्म को लिखा तो 2 पावर 3 मींस 8 आ गया. 3 पावर 1 आपके पास 3 आ गया एज इट इज. इसी तरह से -2y z स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. ये टोटल आपके पास जी 96 आ गया. 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 और ये आपके पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 15 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. एकदम नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, x स्क्वायर, z स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर इन द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल. अब हमारे पास जो यहाँ पर टर्म है इसमें देखें 4 वेरिएबल्स हैं और ये 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास आ रही है और टोटल पावर 12 गिवन है. और यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन आ रही है वो पावर्स वो किस तरह से आ रही हैं, वो 12 जो हो रही है या नहीं हो रही है देखते हैं. In the expansion of this 12, there are 5 terms in the multinomial and the coefficient is 12. So n is equal to 12. अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म दी गई है, बाकी 4 वेरिएबल्स है. अब हमारे पास जो n है वो 12, तो जो सम होना चाहिए ऑल टर्म्स का वो 12 के इक्वल आना चाहिए. अब देखिए ओमेगा भी आपको दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, x भी आपको 2 दे दिया गया है, y भी आपको 2 दे दिया गया है, z की पावर भी आपको 2 है. तो अब ये हम सेटिंग करते हैं तो x पावर 2, ओमेगा पावर 2, x पावर 2, y पावर 2 एंड z पावर 2. टोटल इनको सम करते हैं हमारे पास 8 आ रहे हैं. अब देखें बाकी कितने हैं जिनको सम करने से 12 बनेगा. तो 12 माइनस 8 इज इक्वल है 4. मतलब कि जो कांस्टेंट है उसकी पावर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे तभी हमारे ये 12 बनेगा. तो हमने कांस्टेंट के बाद 4 सेट की. थस द टर्म इन्वॉल्विंग. अब इसके अंदर जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा अब हम उसको फाइंड करते हैं. सेम इसमें भी हम जो जो कांस्टेंट टर्म जो उनके साथ कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वेरिएबल्स के साथ उनको इग्नोर नहीं करेंगे, वो हमारे साथ इंक्लूड होंगे. तो 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर और z स्क्वायर और -2 पावर 4. अब पहले तो इनकी पावर सॉल्व कर लेंगे. देखिए 2 ओमेगा पावर 2 है तो ये 4 आ गया, माइनस ये 3 पावर 2 9 और ये -4 पावर 2 4 ये 16. तो ये बाकी जो है ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमने पहले किया हुआ है इस मेथड को. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16. ये क्वेश्चन जो है ये बाकियों से डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है. इसको करने का जो मेथड गिवन है हमें देखते हैं कि आपको उन्होंने बता दिया गया फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ x पावर 5, कि आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है x पावर 5 का. यहाँ पर जस्ट x की पावर 5 बता दी गई है और इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अब ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर 3 टर्म्स है. अब हमें ये बता दिया गया कि x की पावर जो होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए. अब देखें तो हमें इसको सेटिंग करनी पड़ेगी कि इस तरह से सेटिंग करें कि टोटल सम जो हो वो 8 आए लेकिन x पावर हो वो 5 आए. तो अब देखते हैं इसमें कितनी टर्म्स बनती हैं. पहले तो इनको सॉल्व करते हैं जो बुक पे की है, फिर जो एक्स्ट्रा आती है वो देखते हैं. इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस देयर आर 3 टर्म इन द मल्टीनोमियल एंड n इज इक्वल टू 8. n इज इक्वल टू 8 है और मल्टीनोमियल से हमने इसको सॉल्व करने इसके अंदर 3 टर्म्स हैं. द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल टर्म्स इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन विल बी 8.
अब जब हम इन सभी टर्म्स का सम करेंगे तो हर टर्म का जो सम आना चाहिए वो हमारे पास 8 आना चाहिए. व्हेन वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, सो देयर आर 3 चॉइसेस ऑफ x पावर 5. अब यहाँ पर x पावर 5 की 3 चॉइसेस बन रही हैं, लेकिन एक और चॉइस भी बनती है, वो हम मैं एंड पे डिस्कस करूंगी, और वो क्यों नहीं होती है यहाँ पे वैलिड, उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट देखिए, ऑप्शन दे दिए गए हैं फ्रॉम द थ्री टर्म्स 1x x स्क्वायर और जी, फ्रॉम द थ्री टर्म्स 1 + 1 और x स्क्वायर वी यूज. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर की पावर है 2. अब इसकी सेटिंग करते हैं 5 1 और 2. ये आपके पास टोटल क्या है 8 है, लेकिन x की पावर क्या बन रही है, वो 5 बन रही है. वो किस तरह बन रही है, x पावर यहाँ पे क्या है, x पावर 1 है, और यहाँ पे x पावर क्या है 4 है. मतलब टोटल सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x पावर 5 आ गया. टेक ए n इज इक्वल टू 8 हमने लिया, n1 हमने 5 ले लिया, n2 1 ले लिया, और n3 हमने ले लिया जी 2. फ्रॉम फ्रॉम थ्री टर्म्स, अब नेक्स्ट जो टर्म है 3, उनके साथ हम क्या करते हैं, देखिए जरा. अब भी हमने यहाँ पे 8 पूरे करने हैं, तो 3 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास 4 है जो मिस प्रिंट हो गया. 1 पावर 4 ले लिया, x पावर 3 ले लिया, और x पावर 2 और 1. मतलब कि यहाँ पे टोटल हमारे पास पावर क्या की, x पावर 3 आ गई है हमारे पास, देखिए यहाँ से, और x स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, टोटल x पावर 5 बन गया. तो टेक n इज इक्वल टू 8, n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 3, एंड n3 जो है वो आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब जो ऑप्शन बच गया है, अब वो ये बच गया कि x की पावर हम डायरेक्ट भी 4 ले सकते हैं. अगर हम x की पावर जो है वो डायरेक्ट 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, देखिए मेरा x पावर हमने 5 ले ली, और यहाँ से हमने इसकी पावर 0 कर दी है, यहाँ पे 3 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5. अब हमारे पास ये जो है चॉइस, ये भी सॉल्व करने से टोटल हमें 5 पावर दे रही है, क्योंकि ये 0 है. तो ये देखिए ना, जब ये इसके साथ अटैच होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. मतलब कि हमें सब x की पावर क्या है, 5 है. यार अब इस तरह भी तो हो सकता था कि देखिए हमने x की पावर जहाँ पर, यहाँ पर हमने 1 ली, हम एक और ऑप्शन भी तो बना सकते हैं. वो हम बना सकते हैं, देखें तो जरा. अगर हम 1 पावर लेते हैं, सिंपली पहले इनको लिख लेते हैं, फिर इनकी पावर्स लेते हैं. अगर हम इसकी पावर लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6, और ये 1 और ये 1, ये भी तो टोटल 8 बन रहे हैं. लेकिन अब यहाँ से हमारे पास x की पावर क्या होगी, 1 इंटू एक्स पावर 6, तो ये एक्स पावर 7 हो सकती है. तो इस तरह से ये हमारा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है. हमने इस तरह से नहीं बनानी है, हमारे पास सिर्फ यही 3 टर्म्स बनेंगे. अगर हम इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई टर्म्स बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेंगे, ठीक है. तो टेक n इज इक्वल टू 8, n1 इज इक्वल टू 3, और n2 इज इक्वल टू 5, और n3 इज इक्वल टू 0. अगर आप इनके अलावा भी बना के चेक करते हैं, लाइक हमने अब चेक करना स्टार्ट किया, हमने कहा यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, x पावर 2. अगर हम x पावर 2 लेते हैं यहाँ पे 1 की जगह पे, और यहाँ पे भी 2, तो हमारा सेम वही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे 6 बन जाएगा, ठीक हो गया. अगर हम क्या करते हैं, इसकी पावर को कम कर देते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं जी 1, और वहां पर हम ले लेते हैं 2. ये हम लाइक ले लेते हैं 1, और ये हम 2 ले लेते हैं. तो हमारे पास टोटल x की पावर क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी, x पावर 5 नहीं आएगा. तो इस तरह से हम अगर ट्राई करके देखते हैं ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज नहीं होल्ड करती हैं. वो उनमें जो कंडीशन है ना x पावर 5 की, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती अगर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और रखते हैं. तो अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आ रहा है, हेंस द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट तीनों से जो हमें हमारे पास बन रहे हैं. फर्स्ट में देखिए n हमारे पास जो टोटल है वो 8 है, सभी में n1 5, n2 1, n3 2, तो हमने वही सीक्वेंस से लिख दिया. सेकंड में हमारे पास सेकंड टर्म में n1 जो है वो 4, n2 3, n3 1. फोर्थ थ्री में हम आते हैं, देखिए n1 जो है वो 3 है, n2 5 है, और n3 0 है. तो इन सभी को सॉल्व करने से जो इनके आंसर्स आएंगे वो ये, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी जो है बायनोमियल मल्टीनोमियल की आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है क्लास. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज.